हम्म, ए प्लस बी से A3B2 बन रहा था, A3B2 प्लस फिर अच्छा सी वो के वाला साथ कुछ रिएक्ट करके। किया था, ठीक है समझ गया मैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, है ना। एक और क्वेश्चन लिखो। एक और क्वेश्चन लिखो। CS2 and Cl2, carbon disulfide and chlorine in the weight ratio 1:2 are allowed to react एक सेकेंड। according to equation, comma, find find the fraction of excess reagent left behind. Find the fraction of excess reagent left behind, है ना। ये फाइंड आउट करना है। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी CS2 कार्बन डाइसल्फाइड प्लस Cl2 क्लोरीन गिव्स CCl4 प्लस S2Cl2, है ना। ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। ट्राई करो इसको। ये क्वेश्चन ट्राई करना है सभी लोगों को। आंसर प्राइवेटली रिप्लाई करो जैसे जैसे ही आ जाए। पूरा आंसर सॉल्व मत करना, बस वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में बता देना आंसर, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है क्वेश्चन में। तो जो तुम्हारा फाइनल फ्रैक्शन आ जाए वो बता देना, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।
आंसर आया क्या भैया किसी का? तो देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें, है ना। फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट बिहाइंड पूछा है, ठीक है। तो जैसे इसका ये मतलब होता है कि जैसे एक्सेस रिएजेंट जो है वो स्टार्टिंग में 10 मोल था, है ना, और फाइनली वो 3 ही मोल बचा, ठीक है। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/10, है ना, और परसेंटेज कितना हो जाएगा 3/10 इंटू 100। इस तरह से करना है या इस तरह से सोचना है हमें। जब तुम्हारा फ्रैक्शन आ जाए तो उसको मेरे को बोल के बता देना या चैट में लिख देना, जैसा सही लगे। आंसर आया क्या किसी का? तो बता देता हूँ मैं अब, है ना। देखो, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरीन ये रिएक्ट कर रहे हैं इस वेट रेशियो में 1:2 में, है ना। तो ये वेट रेशियो दिया है हमें 1:2। दे आर अलाउड टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये अकॉर्डिंग की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेना। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इस इक्वेशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, है ना। एक्सेस रिएजेंट का फ्रैक्शन हमें निकालना है। क्वेश्चन को उल्टा चालू करते हैं सॉल्व करना। एक्सेस रिएजेंट का फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि दोनों में से एक्सेस रिएजेंट कौन होगा, है ना, तभी उसके फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो एक्सेस रिएजेंट निकालने के लिए हमको क्या दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो स्टोइशियोमेट्री कितनी है ना, पहली चीज, मतलब रेशियो कितना है, और दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए कि एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी है। तभी हम बता पाएंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं। पहले हम स्टोइशियोमेट्री निकाल देते हैं, तो उसको बैलेंस करो। एक कार्बन, एक कार्बन, कार्बन बैलेंस्ड है। दो सल्फर, दो सल्फर, सल्फर बैलेंस्ड है। दो क्लोरीन, चार, और दो छह क्लोरीन, तो यहाँ पर कर दो तीन, है ना। क्लोरीन बैलेंस हो गया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, स्टोइशियोमेट्री पता चल गई। नेक्स्ट क्या पता करना है हमको, दोनों की एक्चुअल क्वांटिटी, है ना, CS2 की और 3Cl2 की। तो अब क्वेश्चन में देखोगे तो एक्चुअल क्वांटिटी दी तो है नहीं, है ना। दिया क्या है हमें, वेट रेशियो दिया है CS2 और Cl2 का, कि ये 1:2 के वेट रेशियो में रिएक्ट करते हैं, है ना। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने इसका W ग्राम लिया है तो इसका कितना होगा क्लोरीन का वेट, 2W ग्राम, है ना। 1:2 वेट रेशियो का यही मतलब हुआ, इसका अगर W ग्राम लोगे तो ये 2W ग्राम होगा, है ना। हमें निकालना क्या है, हमें मोल्स निकालना है। तभी हम देख पाएंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस रिएजेंट। तो मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कार्बन डाइसल्फाइड का, है ना। तो कार्बन डाइसल्फाइड का मोलर मास कितना होगा, कार्बन डाइसल्फाइड का मोलर मास जब निकालोगे कितना आएगा, वो आएगा 76 ग्राम, सॉल्व होके, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई 76। इसी तरह से क्लोरीन के मोल्स जब निकालोगे तो क्लोरीन का मास डिवाइडेड बाय क्लोरीन का मोलर मास, है ना। तो ये क्लोरीन के मोल्स आ गए, ठीक है। अब हमको क्या पता करना था, हमको ये पता करना है कि कौन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिख देते हैं हम। ये जो वैल्यू है ये सॉल्व होकर जाएगी W/35.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है, तो उसके दो तरीके होते हैं, है ना। एक तरीका तो ये होता है कि जो हम नॉर्मली कर लेते हैं, है ना। नॉर्मली कैसे, देखो, कि जैसे इसके CS2 के जैसे हमको 10 मोल दिए होते और क्लोरीन के जैसे हमको
20 मोल दिए होते, तो ये तो हम नॉर्मली देख के कर लेते हैं कि भाई एक के लिए 3 रिक्वायर्ड है, तो 10 के लिए 30 रिक्वायर्ड होगा, 30, लेकिन यहाँ पे 20 दिया है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है ना। तो ऐसे विजुलाइज करना तब आसान होता है जब वैल्यू सिंपल रहती है ना, जैसे 10 और 20 सिंपल वैल्यूज है। अभी यहाँ पे जो मोल्स की वैल्यू है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, तो इसको बेटर है हम दूसरे तरीके से निकाल लें। दूसरा तरीका क्या था कि आप सारे रिएक्टेंट्स के फ्रैक्शन निकाल लो और उसमें से देख लो किस फ्रैक्शन की वैल्यू मिनिमम आ रही है। ठीक है, तो फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन ऑफ CS2 निकालो। फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड कितना आएगा, मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 1 है ना। और अगला है फ्रैक्शन ऑफ, अगला क्या आ जाएगा अपना, फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन, अगला रिएक्टेंट है ना, मोल्स ऑफ क्लोरीन W बाय 35.5 डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 3 3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी सॉल्व होकर W बाय 35.5 इंटू 3। तो अब देख के समझ में आ रहा है हमको लिमिटिंग रीजेंट हम कैसे पहचानते हैं, जिसका भी फ्रैक्शन कम हो। ठीक है, तो फ्रैक्शन किसका कम होगा, न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है डब्ल्यू डब्ल्यू, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका फ्रैक्शन कम होगा, तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, ये 35.5 इंटू 3, ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है 76 से, है ना, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन छोटा होगा, मतलब क्लोरीन जो है वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, क्लोरीन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। क्लोरीन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइसल्फाइड विल बी एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो अब कार्बन डाइसल्फाइड हमारा एक्सेस रिएजेंट आ गया, तो अब हमको ये पता चल गया कि एक्सेस रिएजेंट कौन है। अब वापस क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट बिहाइंड, है ना, तो एक्सेस रिएजेंट का कितना फ्रैक्शन बच जाएगा, तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट बिहाइंड will be equal to what, will be equal to moles of excess reagent left behind, है ना, moles of excess reagent left behind by initial moles of excess reagent, है ना, moles of excess reagent initially, यही आएगा फ्रैक्शन, है ना। तो मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट बिहाइंड देखो कितने होंगे, इनिशियली आपने कितने मोल्स लिए थे, W/76, है ना, तो इनिशियल मोल्स हो जाएंगे W/76, और उसमें से कितने रिएक्ट कर गए, तो देखो रिएक्ट कितने कर गए, अब वो निकालना पड़ेगा, है ना, मोल इनिशियली कितने मोल्स थे उसमें से कितने रिएक्ट कर गए, तो जो बच जाएगा वो होगा मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट बिहाइंड, है ना, और इनिशियली मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट कितने थे, W/76। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि एक्सेस रिएजेंट के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे। तो देखो ये कैसे कैलकुलेशन होगा, हमको ये बात पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो W/35.5 है, देखो इनिशियल वैल्यूज लिख लेते हैं हम, W/76 और W/35.5, है ना। इनिशियल वैल्यूज क्या है, मोल्स की W/76 और W/35.5। अब ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है क्लोरीन, है ना, क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये तो फाइनली पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। तो फाइनल टाइम पे क्या होगा, इसको पूरा हमको जीरो करना पड़ेगा, और जीरो करने के लिए आप इसमें से पूरा का पूरा ये माइनस कर दोगे W/35.5, है ना, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जब इसमें से इतना माइनस होगा तो इसमें से कितना माइनस होगा, ये भी तो रिएक्ट करेगा कुछ, तो ये कैसे निकालेंगे हम, जब ये 3 मोल खत्म होता है तो ये 1 मोल खत्म होता है, तो जब ये 1 मोल खत्म होगा तो ये कितना खत्म होगा, 1/3, यूनिटरी मेथड, है ना। तो जब ये इतना खत्म होगा तो ये कितना खत्म होगा, 1/3 ऑफ
दिस वैल्यू W/35.5, ठीक है। और इनिशियली ये वैल्यू कितनी थी? इनिशियली ये वैल्यू थी W/76। तो बस इतने इतने मोल्स जो हैं वो एक्सेस रिएजेंट के रिएक्ट करेंगे, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाएगी 1/3, ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू अब यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, है ना। क्या वैल्यू हो जाएगी अपनी? 1/3 इंटू W/35.5, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व कर दो, इससे जो आंसर आएगा वही हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये W न्यूमरेटर से कॉमन आएगा, वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो वेरिएबल सारे खत्म हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट्स बचेंगे। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो आएगा 0.286 फ्रैक्शन, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? कैसे करना है क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका होता है, आप क्वेश्चन को उल्टे डायरेक्शन में अप्रोच करो, पहली चीज, है ना। दूसरी चीज, जो जो नहीं पता उसको वेरिएबल मानते जाओ, ठीक है। उसको वेरिएबल मानते जाओ, वैल्यू अपने आप आती जाएगी बाद में, है ना। तो ये सिंपल अप्रोच होती है क्वेश्चन को करने की, जो बेसिक अप्रोच होती है। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? किसी भी पार्ट में डाउट हो तो पूछो, नहीं तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। when 3.9 ग्राम AlOH3 is reacted with excess HCl, 6.5 gram AlCl3 is formed. Determine the percentage yield of product. Determine the percentage yield of product. है ना, ये क्वेश्चन है। अब मैं रिएक्शन भी लिख देता हूँ। रिएक्शन एक बार खुद लिखने की कोशिश करो। रिएक्शन मान लो क्वेश्चन में नहीं दी है, खुद लिखने की कोशिश करो और फिर मेरे को बताओ क्या आई। हाँ, क्या रिएक्शन आई बताओ आदित्य, बोल के बता दो। सर AlOH ट्राइस प्लस 6HCl हम्म AlCl3 प्लस 3HCl प्लस 3H2O। नहीं नहीं, तुमने HCl रिएक्टेंट साइड में लिख दिया, फ्लोराइड साइड में भी लिख दिया, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी रिएजेंट जो है वो रिपीट नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में ना, एक बार में एक ही जगह आता है वो, या तो वो रिएक्टेंट साइड में आएगा या प्रोडक्ट साइड में आएगा। समझे आदित्य?
समझिए सर। तो देखो ये बेसिकली वही एसिड बेस सर रिएक्शन है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ठीक है। सर AlCl3 प्लस 3H2O, नहीं नहीं, ये AlOH ट्राइस हाँ हाँ मतलब प्लस प्रोडक्ट 3HCl। बता रहे हो ना। हाँ सही है, हाँ सर, हाँ। ये सही है। देखो सर नहीं, एक बार पूरी बोलकर बता रहा हूँ। AlOH ट्राइस प्लस 3HCl, फिर AlCl3 प्लस 3H2O। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। देखो ये अपन को दिया हुआ है ना, AlOH3 जो है वो HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन टाइप का हो गया है ना। AlOH3, AlOH3 एक बेस है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, और इसकी रिएक्शन हम एसिड से कर रहे हैं। HCl एक एसिड है, तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। अब AlCl3 का जो फॉर्मूला है ये हम वैलेंसी से निकाल सकते हैं ना। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, जब क्रिस क्रॉस करोगे तो आ जाएगा क्या? AlCl3। ठीक है, अगर किसी को ये नहीं पता है कि ये फॉर्मूला कैसे आया तो फिर बस अब हमने ये रिएक्शन लिख ली। इसको अब क्वेश्चन पढ़ो आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, तो इसको ट्राई करो अब। परसेंटेज यील्ड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि रिएक्शन कितनी आगे बढ़ रही है ना। जैसे मान लो कि 10 मोल प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस होना चाहिए था और अभी 5 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 50% ही यील्ड है प्रोडक्ट की, या जो रिएक्शन है वो केवल 50% ही हो रही है। इस तरह से परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट किया जाता है। परसेंटेज यील्ड का सिंपल सा मतलब ये कितना प्रतिशत प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, है ना। प्रोडक्ट अगर 10 मोल होना चाहिए, 10 मोल अगर प्रोड्यूस होना चाहिए और अगर 5 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कितना परसेंटेज है? प्रोडक्शन 50%, है ना। 10 मोल अगर प्रोड्यूस होना चाहिए और 7 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो कितना कहेंगे हम? 70%। ठीक है, तो ये 70 कैसे आया? 7/10 × 100, है ना। कितना प्रोड्यूस एक्चुअल में हो रहा है और कितना प्रोड्यूस होना चाहिए था। ठीक है, इससे इसका परसेंटेज निकल जाता है कि प्रोडक्ट का परसेंटेज यील्ड कितना है, परसेंटेज प्रोडक्शन कितना है ना। मतलब समझने वाली बात है, फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है।
आदित्य, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है उसके लिए तुम्हें पढ़ने में दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं तो चाहो तो ये वीडियोस बाद में भी देख सकते हो, हैं तो रिकॉर्डेड ही। हाँ मतलब देख लेना, वो एग्जाम सही से दे देना। इसको थोड़ा आगे पीछे भी करोगे तो चल जाएगा फिलहाल के लिए। हाँ हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना कन्वीनियंस देख लेना, बस ये कह रहा था मैं। आंसर आएगा भाई किसी का? तो देखो मैं बताता हूँ, है ना, परसेंटेज यील्ड निकालना है हमें। तो देखो परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या होता है ना, इसको फील करने की कोशिश करो थोड़ा। परसेंटेज यील्ड का मतलब ये होगा, परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या होगा कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली फॉर्म्ड। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हम मान लेते हैं AlCl3, है ना। एक्चुअल मोल्स ऑफ AlCl3 मतलब AlCl3 एक्चुअल में कितने फॉर्म हो रहे हैं, और थ्योरी के हिसाब से कितने होने चाहिए थे, थ्योरिटिकल इंटू 100। ठीक है, इसको हम परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज एफिशिएंसी भी बोलते हैं रिएक्शन की। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि रिएक्शन कितने परसेंट एफिशिएंट है ना। ये सेम उस तरह की बात है कि जैसे आप अगर किसी ये उसमें पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, इंजन वगैरह में, है ना, फिजिक्स में पढ़ोगे इंजन। जब पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे कार्नोट इंजन, फिजिक्स में पढ़ेंगे सॉरी कार्नोट इंजन, है ना। तो उसमें अपन वर्क, हीट और वर्क की बात करते हैं, है ना, कि अगर किसी इंजन में आप 100 जूल हीट दे रहे हो, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 जूल वर्क आउटपुट में दे दे, है ना। 100 जूल नहीं देगा, वो थोड़ा कम देता है। तो जितना कम देगा उसको हम मान लो कि वो केवल 80 जूल ही आउटपुट दे रहा है, तो ये फिर हम एफिशिएंसी हो गई, है ना, कि परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी है, परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी है इंजन की, 80%, है ना। कि जो आउटपुट है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 जूल आएगा, लेकिन एक्चुअल में 80 जूल ही रहा है। तो इस तरह, इस ऐसी केसेस में जब रियल वैल्यू जो है वो आइडियल वैल्यू से कम आती है, ऐसी कंडीशंस में हम परसेंटेज की बात करते हैं कि भाई कितना परसेंट वैल्यू आ रही है। समझ में आया? तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड की परसेंटेज यील्ड की बात कर रहा है, तो मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है एक्चुअल में, है ना, और ये कायदे से कितना प्रोड्यूस होना चाहिए था, है ना। इनको डिवाइड करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसके लिए हमें ये दोनों वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो ये दोनों वैल्यूज पे एक एक करके फोकस करते हैं। AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ के देखो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब 3.9 ग्राम AlOH3 को रिएक्ट किया तो उससे 6.5 ग्राम AlCl3 फॉर्म हुआ, तो ये एक्चुअल वैल्यू हो गई, है ना। 6.5 ग्राम AlCl3, ये एक्चुअल वेट हो गया, है ना। वेट ऑफ AlCl3 एक्चुअल में कितना है, 6.5 ग्राम, है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम मोल्स निकाल लेंगे AlCl3 के, AlCl3 के एक्चुअल मोल्स निकाल लेंगे हम मोलर मास से डिवाइड करके, है ना। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो हमें पता चल गई, मतलब ये वाली वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, अगला है ये वैल्यू, है ना, मोल्स ऑफ AlCl3 थ्योरिटिकल, थ्योरी के हिसाब से AlCl3 के कितने मोल्स आने चाहिए थे, है ना। तो AlCl3 के मोल्स के लिए हमें अब देखना पड़ेगा कि दोनों में से लिमिटिंग रीजेंट कौन है, और लिमिटिंग रीजेंट के मोल्स के हिसाब से हम AlCl3 के मोल्स निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो लिमिटिंग रीजेंट कौन है, 1.03%। नहीं नहीं, गलत आंसर है ये वैष्णवी, 1.03 नहीं आएगा। देखो मोल्स,
अब हमको इसका अमाउंट निकालने के लिए हमको लिमिटिंग रीजन का अमाउंट पता करना पड़ेगा, जिसके लिए पहले हमें ये पता करना पड़ेगा लिमिटिंग रीजन कौन है ना। तो वो पता करने के लिए दोनों की क्वांटिटी दी होना चाहिए। एक की तो दी है 3.99 ग्राम AlOH3, दूसरे की क्वांटिटी नहीं दी है। दूसरे के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, एक्सेस, है ना। तो इस वर्ड से समझ में आ रहा है कि HCl क्या है, एक एक्सेस रिएजेंट है। इसका मतलब AlOH3 एक लिमिटिंग रिएजेंट है ना। HCl हमें बहुत सारा दिया है, एक्सेस में दिया है, तो AlOH3 लिमिटिंग रिएजेंट है। तो बस अब इसमें हम इसके मोल्स कितने हैं, इससे हम AlCl3 के मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको स्टोइशियोमेट्री पता होना चाहिए पहले। तो बैलेंस करो, एक एल्यूमिनियम, तीन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है यहाँ पे, इसको तीन कर दो, है ना। एल्यूमिनियम बैलेंस था, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन तीन और एक चार, यहाँ पर हाइड्रोजन है 6, है ना। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 3, क्लोरीन भी बैलेंस है। सारे एटम्स बैलेंस हो गए। ठीक है, तो बस अब एक मोल AlOH3 से एक मोल AlCl3 बनता है। ठीक है, तो AlCl3 के थ्योरेटिकल मोल्स देखो, मोल्स ऑफ AlCl3 थ्योरेटिकल कितने मोल्स आएंगे, ये दिस दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ AlOH3, है ना। दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ AlOH3, और AlOH3 के कितने मोल्स आएंगे, AlOH3 का मास 3.9 ग्राम, है ना। AlOH3 का मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, मोलर मास तो निकाल लेंगे हम, तो ये वैल्यू आ गई, है ना। ये वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये वाली वैल्यू आ गई। इसको 100 से मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेप्स लिख लो, करना कैसे है पूरा सॉल्व मत करो, है ना। बाकी अगर सॉल्व करने जाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपना, जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 6.5 बाय 6.675 इंटू 100, है ना। ये आंसर होगा अगर किसी को सॉल्व करना है तो। नोट कर लो जल्दी, समझ में आ गया नहीं क्वेश्चन, डाउट तो नहीं किसी को। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ये लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखना, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे हमने कोई रिएक्शन लिखी, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, है ना। हम इस रिएक्शन को लिखते हैं, फिर हम इस रिएक्शन को बैलेंस भी करते हैं, एक कार्बन, चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, और यहाँ पर है चार ऑक्सीजन, तो इसको कर दो 2, इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, बैलेंस करके हम ये कहते हैं कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर रिएक्शन में सेटिस्फाइड होता है ना। तो निकाल के देखो, जैसे यहाँ पे एक एक CH4 मॉलिक्यूल का मास कितना जाएगा, 16 AMU, दो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 64 AMU, एक CO2 का मास 44 AMU, और दो वाटर मॉलिक्यूल का मास 36 AMU, है ना। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा टोटल, 80 AMU, और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा टोटल, 80 AMU, है ना। तो ये हम ये कहते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो करती ही है, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास सेम होगा, है ना। और ये जो चीज़ है, इसी के लिए हम
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करें, इसके लिए हम बैलेंस करते हैं, है ना। बैलेंस नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो ही नहीं हो पाएगा। तो ये तो चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक तरीका हो गया। इसी को हम दूसरे फॉर्म में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये कोई बीकर है ना, जैसे ये बीकर है और इसमें हमने CH4 और O2 लिया था, है ना। O2 को दूसरे कलर से बना देते हैं, ध्यान से देखना। CH4 और हमने ये O2 लिया है, ठीक है। तो जैसे ही इनको हमने डाला, एक CH4 का मॉलिक्यूल है, दो O2 के मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या जनरेट करेंगे? CO2 और 2H2O। तो देखो, इसको O2 को हम इस तरह से लिख देते हैं, एक सेकेंड। O2 को हम इस तरह से लिख रहे हैं, O O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी O डबल बॉन्ड O, है ना। ये O2 के दो मॉलिक्यूल्स हो गए। अब देखो, इससे हमको जनरेट क्या करना है? एक तो CO2, तो CO2 का मॉलिक्यूल कैसे जनरेट हो जाएगा? ये एक कार्बन, है ना, ये दो ऑक्सीजन से मान लो कंबाइन हो गया, ठीक है। क्या बन गया? एक CO2। तो CO2 जनरेट हुआ, तो ये कार्बन यहाँ खत्म हो गया, ये दोनों ऑक्सीजन खत्म हो गए और ये CO2 बना दिया इन्होंने। अगला H2O के दो मॉलिक्यूल्स, है ना। तो दो हाइड्रोजन हमने यहां से लिया, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन हमने यहां से लिया, इसको H4 को हम 2+2 करके लिख देता हूं, ध्यान से देखना। ये 2CH4 को मैंने CH4 को 2+2 करके लिख दिया, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन हमने यहां से लिए और एक ऑक्सीजन यहां से लिया और इन दोनों को मिला दिया, तो क्या बन गया? एक वाटर मॉलिक्यूल H2O, ठीक है। फिर ये बचे हुए दो हाइड्रोजन एटम यहां से लिए, ये बचा हुआ एक ऑक्सीजन एटम मिला दिया, है ना। इन दोनों को फिर से मिला दिया, तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल जनरेट हो गया, है ना। इसका मतलब जो जो हमने रिएक्टेंट्स लिए थे, है ना, वो सब तो कंज्यूम हो गए और क्या जनरेट हो गए हमारे पास? ये CO2 और दो H2O, ये प्रोडक्ट जनरेट हो गए। तो अब ध्यान दो कि जितने भी हमने रिएक्टेंट्स लिए थे, उन्हीं के जो बॉन्ड्स हैं आपस में तोड़ मरोड़ के प्रोडक्ट्स बन गए हैं, है ना। तो ये वाला जो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, ये इन्हीं रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से बन गए हैं आपस में, है ना। ये बात तो हमें देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेसल है ना, इसके बाहर कोई भी एटम नहीं गया, तो इसके बाहर कोई भी मास नहीं जाएगा, क्योंकि मास किसके कारण होता है? एटम के कारण। तो जब एटम बाहर जाएगा तभी मास बाहर जाएगा। तो भाई जब एटम कोई बाहर ही गया ही नहीं है, तो मास भी बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो जितना मास रिएक्टेंट्स का होना चाहिए, उतना मास प्रोडक्ट का होना चाहिए हमेशा, ठीक है। इसीलिए हम ये बैलेंस करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कोई रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा और उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम रहेंगे, है ना। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है। देखो, कार्बन का एक एटम रिएक्टेंट में, एक एटम प्रोडक्ट में, हाइड्रोजन के टोटल 4 एटम्स, हाइड्रोजन के टोटल 4 एटम्स, ऑक्सीजन के टोटल 4 एटम्स, ऑक्सीजन के टोटल 2 और 2 4 एटम्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा ही आप हर एक एटम की बात करो तो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी एटम कभी बाहर जाता ही नहीं है वेसल के। तो इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, है ना। एटम्स का कंजर्वेशन, संरक्षण। हर जो एटम है वो कंजर्व्ड रहता है, कोई भी एटम बीकर के बाहर नहीं जाता। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में होंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? इतना जो एक्सप्लेन किया ये समझ में आ गया? क्या हेडिंग का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, तो इस रिएक्शन में हम कह सकते हैं कि तीनों ही एटम, कार्बन भी, ये क्या बोलते हैं, H4 भी, और सॉरी कार्बन भी, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, तीनों ही कंजर्व्ड हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि हम सिचुएशन थोड़ा सा चेंज कर दें, है ना। मैंने मान लो कि ये रिएक्शन हो गई, रिएक्टेंट सारे खत्म हो गए, प्रोडक्ट जनरेट हो गए, फिर मैंने यहाँ पे वेसल में थोड़ा सा छेद कर दिया ऊपर से, है ना। तो छेद करने से क्या होगा, ये मान लो यहाँ पर ये इतने पोर्शन में ये होल है, तो होल करने से क्या होगा, जो गैस है वो बाहर निकलेगी, है ना। तो अब ध्यान देना, गैस कौन है प्रोडक्ट में, रिएक्शन हो गई है उसके बाद छेद किया है, तो रिएक्टेंट्स तो सारे खत्म हो गए, प्रोडक्ट्स बचे हैं, प्रोडक्ट में केवल CO2 गैस है, वाटर तो लिक्विड है ना। तो जो CO2 है वो ऐसे छेद से, एक सेकेंड, हाँ, तो जो CO2 है वो इस तरह से छेद से ऐसे बाहर निकलेगी। ठीक है, तो जब CO2 बाहर निकलेगी तो इसका मतलब अब कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो कंजर्व्ड नहीं है, क्योंकि वो बाहर निकल गए ना वेसल में से। तो अब कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स कंजर्व नहीं है। जितने इनिशियली जितने कार्बन के एटम्स होंगे, फाइनली उतने कार्बन के एटम्स नहीं होंगे। और सेम चीज ऑक्सीजन के लिए भी सही है, इनिशियली जितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, फाइनली उतने ऑक्सीजन एटम्स नहीं होंगे, है ना। लेकिन हाइड्रोजन के लिए ये बात सही नहीं है ना। हाइड्रोजन के लिए जितने इनिशियली हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतने ही फाइनली भी हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो बाहर नहीं जा रहा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन भी बाहर नहीं जा रहा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो जो सेकंड केस था उसमें हम क्या क्या कह सकते हैं कि कार्बन एटम्स तो कंजर्व्ड नहीं है, ऑक्सीजन एटम्स भी कंजर्व्ड नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन एटम्स कंजर्व्ड है ना। तो जब हाइड्रोजन एटम्स कंजर्व्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स ये किसके बराबर होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन प्रोडक्ट्स। सही बात है क्या भाई? जब हाइड्रोजन एटम बाहर जा ही नहीं रहा, तो सारे रिएक्टेंट्स में टोटल कुल मिला के जितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतने ही हाइड्रोजन एटम्स प्रोडक्ट में होंगे। ये बात सही है क्या? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो इसको हम बोलते हैं पीओएसी ऑन हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन पे हमने क्या लगा दिया, पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, हमने हाइड्रोजन पे अप्लाई कर दिया है। तो जिस भी एटम पे आप पीओएसी अप्लाई करते हो, उस एटम के उस एटम का नंबर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसकी हम इक्वेशन लिखते हैं, है ना। तो हमें ये बात पता है कि मोल्स ऑफ, अगर कोई AXBY मॉलिक्यूल है, AXBY मॉलिक्यूल, और हमें ए एटम के मोल्स बताने हैं, तो मॉलिक्यूल और मोल में क्या रिलेशन होता है, उसके सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। ये चीज हमने कई बार इसका यूज किया है, इस फॉर्मूले का। तो अब सेम चीज यहाँ पे होगी। देखो, टोटल नंबर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन रिएक्टेंट, है ना। इसको हम नंबर को हम दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल्स के फॉर्म में, है ना। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड में वो किसके बराबर होंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, अब देखो, हाइड्रोजन आ कहाँ कहाँ पर रहा है, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पर आ रहा है, CH4 में, O2 में तो है नहीं, केवल CH4 में है।
तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन CH4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कहां पर है, वाटर में है ना, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। ठीक है, अब देखो CH4 में हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे, तो 4 इंटू मोल्स ऑफ CH4 है ना, ये जो सबस्क्रिप्ट है ये मल्टीप्लाई हो जाता है ना। सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी 2 इंटू मोल्स ऑफ वाटर, ये जो सबस्क्रिप्ट है ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अब ये एक रिलेशन बन गया किसमें, मोल्स ऑफ मीथेन में और मोल्स ऑफ वाटर में, है ना। तो अगर क्वेश्चन में आपको मोल्स ऑफ मीथेन दिया हो तो आप उससे ये बता सकते हो कि वाटर कितने मोल प्रोड्यूस होगा बिना रिएक्शन को बैलेंस किए, है ना। ये बात इंपॉर्टेंट है, बिना रिएक्शन को बैलेंस किए, है ना। पीओएसी की जरूरत कब पड़ती है, अब देखो कि भाई आपको ये बता दिया कि मीथेन और ऑक्सीजन को हमने एक वेसल में भर दिया, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें से छेद है तो जो गैस है वो निकल गई बाहर, तो गैस बाहर निकल गई तो CO2 तो हमको दिखेगी नहीं अब, है ना। हमको तो रिएक्शन बस इस तरह की दिखेगी CH4 + O2 गिव्स H2O। तो जब हमको रिएक्शन ही पूरी नहीं पता है तो उसको बैलेंस करने की बात ही खत्म हो गई फिर, है ना। बैलेंस हम कर नहीं पाएंगे अब, क्योंकि रिएक्शन हमें पता नहीं है। तो इस तरह से हम जो हमारी जो पार्शियल रिएक्शन है वो हमें इस तरह से दिखेगी। अब उसमें किसी ने बोला है कि भैया आपको 10 मोल CH4 दिया है तो बताओ कितने मोल वाटर प्रोड्यूस होगा। तो नॉर्मली तो हम स्टोइशियोमेट्री से करते हैं, क्या पूरी रिएक्शन लिख के उसको बैलेंस करते हैं, फिर अगर कोई लिमिटिंग रीजेंट है तो लिमिटिंग रीजेंट के मोल से वाटर का मोल्स बता देते, लेकिन अभी रिएक्शन ही नहीं पता। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे आपको रिएक्शन नहीं पता हो वहाँ पे हम पीओएसी की हेल्प लेते हैं। तो सेकंड सवाल ये उठता है कि पीओएसी कौन से एटम पर लगाना है वो डिसाइड करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन ने बोल दिया आपको कि जो CO2 गैस जो फॉर्म होगी वो निकल जाएगी, या तो क्वेश्चन ने इस तरह से बोला होगा तो हम डिसाइड कर लेंगे कि हाँ CO2 निकल रही है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन पे पीओएसी नहीं लगा पाएंगे, केवल किस पे लगा पाएंगे हम, हाइड्रोजन पे, है ना। या फिर क्वेश्चन में ही लैंग्वेज में लिखा रहता है कि ये जो प्रोसेस हो रही है इसमें हाइड्रोजन एटम्स कंजर्व्ड है, तो हाइड्रोजन एटम अगर कंजर्व्ड है तो इसका मतलब हाइड्रोजन को बस देख लो, तो जितने हाइड्रोजन एटम लेफ्ट साइड में होंगे उतने हाइड्रोजन एटम यहाँ पर होंगे राइट साइड में, तो उसकी पीओएसी की इक्वेशन बना दो तो उससे मीथेन और वाटर के मोल्स में रिलेशन आ गया। अब अगर 10 मोल मीथेन दिया है तो वाटर कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन से सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया क्या सबको। तो बेसिकली पीओएसी का यूज क्या है, यूज ऑफ पीओएसी क्या है, दो सिचुएशंस में, है ना। एक तो है ना, पीओएसी का यूज क्या है कि टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ एनी रिएजेंट, है ना, किसी रिएजेंट का हमें अमाउंट निकालना है, टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ एनी रिएजेंट। ठीक है, कब, व्हेन, अमाउंट निकालने के लिए यूज होता है, जैसे यहाँ पे मिथेन का अमाउंट हमें पता है तो वाटर का अमाउंट निकाल सकते हैं। कब यूज करना है पीओएसी, जब हमें रिएक्शन या तो पूरी पूरी रिएक्शन पता नहीं हो, व्हेन कंप्लीट कंप्लीट रिएक्शन इज नॉट नोन, है ना। एक कंडीशन तो ये हो गई, या तो फिर हमें कंप्लीट रिएक्शन पता है लेकिन हम उसे किसी कारणवश बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो स्टोइशियोमेट्री नहीं पता चलेगी तो मोल कंसेप्ट नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो या तो हमें कंप्लीट रिएक्शन नहीं पता हो, या फिर और व्हेन रिएक्शन कांट बी बैलेंस्ड, रिएक्शन कांट बी बैलेंस्ड, या तो हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इन दोनों केसेस में हम पीओएसी की हेल्प से अमाउंट उस रिएजेंट का बता देते हैं जो निकालना है। ठीक है,
ये बात सबको समझ में आ गई क्या? बोलो भाई, आ गई? ठीक है, शाबाश। तो अच्छा, एक ये बात भी सही है कि ये तो चलो ठीक है, जो नॉर्मल क्वेश्चंस है ना जहाँ पे आप रिएक्शन को बैलेंस कर पा रहे हो, जो नॉर्मल क्वेश्चन है जहाँ पे आप रिएक्शन को बैलेंस कर पा रहे हो, जैसे ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पर अपन बैलेंस कर पाते हैं रिएक्शन को, तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं हम क्वेश्चन को। बैलेंस करके स्टोइचियोमेट्री से भी निकाल सकते हो, और पीओएसी से भी निकाल सकते हो। पीओएसी आप हमेशा लगा सकते हो, ठीक है? अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन है, बैलेंस्ड है, तो उसमें अब यहाँ पर तो जैसे सारे सारे एटम्स कंजर्व्ड है, देख के समझ में आ रहा है, कार्बन भी कंजर्व्ड है, हाइड्रोजन भी कंजर्व्ड है, ऑक्सीजन भी कंजर्व्ड है। अगर ये छेद बंद होता तो, है ना, फिर तो सबके सब अंदर ही रहते। तो तीन तीन इक्वेशन बन जाती, एक कार्बन पे पीओएसी, उसकी एक इक्वेशन, एक हाइड्रोजन की इक्वेशन, और एक ऑक्सीजन की इक्वेशन, है ना? तो पीओएसी तो हम हमेशा ही लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा हमको नहीं लगाना है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो स्टोइशियोमेट्री से ज्यादा सिंपल होता है सॉल्व करना, है ना? क्वांटिटी हमने देखी, रेशियो देखा, चेक किया, लिमिटिंग रीजन पता चल गया, लिमिटिंग रीजन की हेल्प से डायरेक्ट जिस भी रिएजेंट का अमाउंट बताना वो बता दो, उससे जल्दी हो जाता है। अभी पीओएसी अगर लगाने जाओगे तो तीन इक्वेशन बनेगी, उस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है पीओएसी से, ठीक है? बाकी पीओएसी आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट उन्हीं क्वेश्चंस में केवल अप्लाई कर पाओगे जहां पर हमको कंप्लीट रिएक्शन पता हो, पहली चीज, और दूसरी चीज हम उसको बैलेंस भी कर पा रहे हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 27.6 ग्राम K2CO3 was treated by a series of reagents to convert all of its carbon to convert all of its carbon to K2ZN3 FeCN62, K2ZN3 FeCN6 बड़ा ब्रैकेट फिर 2। कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट, कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट, है ना? क्वेश्चन में गिवन है मॉलिक्यूलर वेट दिए हुए हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2CO3 दिया हुआ है कितना, 138, एंड मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, इसको मैं तो इसमें ऐसे लिख देता हूँ दोबारा, एंड मॉलिक्यूलर वेट, ये जो कंपाउंड है K2ZN3 FeCN6 इसका वेट दिया हुआ है 698, है ना? ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो। पीओएसी का क्वेश्चन है, थोड़ा सोचो कैसे करना है, फिर मैं आंसर बताऊंगा। किसी का मीनवाइल आंसर आ जाए तो आंसर फ्रैक्शन में बता सकता है। ये वेट है यहाँ पे ना, इसकी स्पेलिंग सही से लिख लेना, वेट, WEIGHT,
GHT। किसी को समझ में आ रहा है क्या कैसे होगा? तो फाइनल फ्रैक्शन बता दो बस, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर बताओ फिर। आ रहा है क्या भाई किसी का? काफी टाइम हो गया। 101.5 ग्राम। नहीं नहीं यार, ये तो गलत है वैष्णवी। कैलकुलेट मत करो, ऐसी फ्रैक्शन बता दो। कैलकुलेशन मत करो, उसमें टाइम खराब होता है। नहीं नहीं भाई, गलत है तुम्हारा आंसर। आदित्य थोड़ा वो आ रहा है, आधा करना है इसको। तुम्हारा आंसर डबल आ रहा है। जो तुमने आंसर दिया उसका हाफ सही आंसर है। देखो मैं बताता हूँ।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि K2CO3 को was treated by a series of reagents, है ना, बहुत सारे reagents से हम इसको ट्रीट कर रहे होंगे, पता नहीं हमको कौन से reagents हैं, to convert all of its carbon to K2ZN3, है ना, तो जितना भी कार्बन है K2CO3 में वो पूरा का पूरा ये कंपाउंड बन गया K2ZN3FeCN6 2, है ना। हो सकता है और भी प्रोडक्ट्स बन रहे हो, वो अपन को पता नहीं है। हमें बस किसकी बात कही गई है सवाल में कि कार्बन जितना इसमें था वो पूरा का पूरा निकल के कहाँ चला गया है, इसमें चला गया है ना, ऑल, है ना, ये देखो क्वेश्चन में ऑल ऑफ इट्स कार्बन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी एटम्स का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम कार्बन पे पीओसी जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि कार्बन हमें पता है कहाँ से निकल के पूरा का पूरा कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो दिस मीन्स वी विल अप्लाई पीओसी ऑन कार्बन। तो कार्बन पे पीओसी लगाओगे तो वही मोल्स ऑफ K2CO3, कार्बन के मोल्स लेफ्ट साइड में विल बी इक्वल टू कार्बन के मोल्स राइट साइड में 12 इंटू मोल्स ऑफ, इस कंपाउंड को मैं X बोल रहा हूँ, है ना, मोल्स ऑफ X। हाँ वैष्णवी शाबाश, राइट आंसर। तो ये जो है इसको मैंने कैपिटल X बोला है। तो ये देखो अब एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है, तो CN6, है ना, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन तो यहाँ अंदर है, और ये यूनिट 2 बार रिपीट हो रही है, तो 6 दूनी 12, तो ये 12 कार्बन एटम्स हो गए, है ना। तो बस अभी रिलेशन आ गया, इसमें वैल्यू वगैरह डाल दो, वेट ऑफ प्रोडक्ट हमें निकालना है, तो प्रोडक्ट मतलब क्या है ये, तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, वेट ऑफ X, है ना, ये फाइंड आउट करना है। तो इसको लिख दो 12 इंटू वेट बाय मोलर मास, ये टर्म फाइंड आउट करना है हमें। मोल्स ऑफ K2CO3 हो जाएगा K2CO3 का वेट डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, ये वैल्यू पता है, ये पता है, ये पता है, ये अननोन है, ये पता है, ये सब निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा W, ठीक है। तो बस अब वैल्यूज निकाल लेना, मॉलिक्यूलर वेट दिया ही हुआ है, K2CO3 का भी दिया है और इसका भी दिया है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया पीओसी का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो पीओसी का क्वेश्चन देख के समझ में आता है, जब भी क्वेश्चन थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो ना तो उसमें पीओसी यूज हो रहा है होगा, या फिर आपको एक ये इस टाइप के वर्ड्स अगर यूज किए गए, ऑल ऑफ इट्स एटम्स, है ना, ऑल ऑफ कार्बन, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये सब पीओसी के होते हैं। और सिंपल सी बात है, जब रिएक्शन बहुत आड़ी टेढ़ी दिखे, है ना, रिएक्शन जब सिंपल नहीं दिखे तो वो क्वेश्चन, इस तरह के सारे क्वेश्चन पीओसी से निपटते हैं, ठीक है। तो और क्वेश्चन लिखो, अगला टॉपिक लिखो रिएक्शंस इन सक्सेशन, रिएक्शंस इन सक्सेशन, है ना, सक्सेशन मतलब एक के बाद एक होना, ठीक है। रिएक्शंस इन सक्सेशन का क्या मतलब है, reactions taking place one by one, reactions taking place वन बाय वन, है ना, एक के बाद एक जो रिएक्शंस होती है उनको रिएक्शंस इन सक्सेशन बोलते हैं। और एक के बाद एक रिएक्शन का क्या मतलब है, सिंपल सी चीज है बहुत, जैसे ए और बी रिएक्ट किया तो उससे सी और डी बनेगा, है ना। अब यहाँ पे जो सी बना वो हो सकता है दूसरे रिएक्शन में ई से कंबाइन होके एफ और जी बना रहा हो, है ना, फिर ये जो जी है वो फिर से किसी और से कंबाइन होके कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स बना रहा हो, है ना। तो ये पहले रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट जनरेट हुआ है ना, मान लो कि ये 10 ग्राम जनरेट हुआ है, तो ये 10 ग्राम एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड रिएक्शन को चलाने में, तो इसकी जितनी क्वांटिटी जनरेट हुई है वो सेम क्वांटिटी यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। फिर ये रिएक्शन चलेगी,
इससे हम जी की क्वांटिटी निकालेंगे, जी के जितना क्वांटिटी जनरेट हुई वो इस थर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट की क्वांटिटी के तौर पे आ जाएगी, है ना। फिर इसकी हेल्प से हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बता सकते हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम रिएक्शंस इन सक्सेशन कहते हैं, है ना। सक्सेशन मतलब वो रिएक्शन जो एक के बाद एक हो रही है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है ये। क्वेश्चन लिखो इस पे। हाउ मैनी ग्राम how many gram of ethylene can be burnt completely by the oxygen gas, can be burnt completely by the oxygen gas produced from complete decomposition of 49 gram Casilo 3, produced from complete decomposition of 49 gram Casilo 3, है ना। ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। इथाइलिन जो है वो, ये जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें अपन को याद हो जाएगा वैसे, है ना। अभी फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ, इथाइलिन इसको बोलते हैं, किसको, C2H4 को। तो कसीलो 3 की रिएक्शन तो पता ही है, इससे क्या जनरेट होता है, KCl और O2, है ना। और दूसरी इथाइलिन वाली रिएक्शन खुद लिखना है, तो ट्राई करो इसको। आंसर अगेन चाहो तो फ्रैक्शन में ही बता देना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जिनको लगता है कि फ्रैक्शन बढ़ा रहा है तो वो बोल के भी बता सकते हैं अनम्यूट करके, है ना। पूरा टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, अगर किसी को टाइप करने में मेहनत लग रही हो तो। आ रहा है क्या भैया किसी का आंसर? KClO3 का मोलर मास होता है 122.5, है ना। KClO3 का मोलर मास हो जाएगा 122.5।
तो देखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन का वेट पूछा है ना, तो इथाइलिन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन कैन बी बर्न कंप्लीटली बाय ऑक्सीजन गैस। इथाइलिन को ऑक्सीजन गैस में बर्न करने की बात हो रही है ना, इथाइलिन को ऑक्सीजन गैस में बर्न करने की बात हो रही है। तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो CO2 और H2O रिलीज होता है उससे, है ना। तो इसका वेट पूछा है इथाइलिन का, ये है क्वेश्चन। प्रोड्यूस फ्रॉम कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 49 ग्राम KClO3, ठीक है। तो इसका वेट दिया है, अब हमको इसका वेट पूछा है, तो इसके लिए इसके मोल्स पता करने पड़ेंगे, है ना। इसके मोल्स पता करने के लिए हमें ऑक्सीजन के मोल्स पता होने चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन के मोल्स पता करने के लिए हमें यहाँ ऑक्सीजन के मोल्स पता होने चाहिए कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं पहली रिएक्शन से। ऑक्सीजन के मोल्स पता करने के लिए KClO3 के मोल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच हो जाएगा। तो अब देखो, ऑक्सीजन के मोल्स C2H4, इसके मोल्स और इसके मोल्स को रिलेट करने के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होना चाहिए, है ना। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को। 2 कार्बन 1 कार्बन, ये हो गया 2 कार्बन बैलेंस हो गया। 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। 2 ऑक्सीजन, 4 और 2 6, तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो अब इसके जितने मोल्स होंगे उसके 3 टाइम्स इसके मोल्स होंगे, है ना। तो इसके मोल्स निकालने के लिए इसके मोल्स निकालना पड़ेगा, इसके मोल्स निकालने के लिए इसके मोल्स निकालना पड़ेगा। तो अगेन फिर से इस इक्वेशन को बैलेंस करो, तो ये बैलेंस होके ये आती है 2 2 3, है ना। तो इसके 2 मोल से इसके 3 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मास दिया हुआ है, इससे इसके मोल्स निकालना, स्टोइचियोमेट्रिक से इसके मोल्स निकालना ऑक्सीजन के, है ना। फिर ये मोल्स यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे सेकेंड रिएक्शन में। तो ये जितने भी मोल्स आए N, C2H4 के कितने मोल्स हो जाएंगे N/3, ठीक है। तो ये मोल्स आ गए हमारे पास, ये होता है मास बाय मोलर मास। तो ये जो मोल्स आएंगे इस मोलर मास की वैल्यू डालना, तो इससे हमारा मास आ जाएगा। क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आया क्या? हाँ वैष्णवी, कुछ कहना चाह रही है क्या? हैंड रेस किया था। समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे करना है? इसके मोल से इसके मोल्स निकालना। तो मान लो N मोल्स आए, तो ये सेकेंड रिएक्शन में इसके N मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो C2H4 के N/3 मोल्स हो जाएंगे, है ना। तो C2H4 के मोल्स पता चल गए, मास बाय मोलर मास। तो अब इसका आंसर निकाल लेना। आंसर मैं बता देता हूँ कितना है, 5.6 ग्राम है, ठीक है। अगर किसी को आंसर निकालना हो तो ये मैच, आंसर बता दिए, इससे मैच कर लेना। तो बाकी होमवर्क अगर कोई होगा तो मैं देख के तुम लोगों को टेक्स्ट कर दूंगा व्हाट्सएप पे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। वेलकम यार।